नेहा अपने पति अनमोल के साथ रहती थी। अनमोल एक कंपनी में काम करता था और उसी के सहारे नेहा और अनमोल घर चलाते थे। ऐसे ही एक सुबह अनमोल नेहा से कहता है, नेहा, ऑफिस से आने में आज लेट हो जाएगा। वो क्या है ना कि होली आने वाली है और बहुत सारे काम है मेरे पास ऑफिस में, इसलिए मैं रात को खाना भी अपनी बॉस के साथ ही खा लूंगा। तो कौन कौन रुक रहा है ऑफिस में रात को? अरे कौन कौन रुकेगा का क्या मतलब है? बस मैं और रितिका मैम रहेंगे। अब मैम का सारा काम ना मैं ही देखता हूँ। उनकी मीटिंग कब और कहाँ कैसे होगी, किसके साथ डील करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैं ही देखता हूँ। अरे अपनी मैडम के साथ ऑफिस का काम देखते हो ठीक है, लेकिन खाना उसके साथ क्यों खाओगे? चाहे लेट आओ या जल्दी, खाना मैं तुम्हारे लिए बना कर रखूंगी, यहीं पर खा लेना। यार तुम ऐसे जिद मत किया करो। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें मना कर दूं रात को खाना ना बनाओ, और मैं मैम को पहले ही बोल चुका हूँ। ऐसे मना करके अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता मैं। मुझे तो लगता है ना वो तुम्हारी बॉस नहीं बल्कि मेरी सौतन है, सौतन। ज्यादातर टाइम ना तुम ऑफिस में उसके साथ बिताते हो। संडे वाले दिन भी तुम्हें घर में कोई ना कोई काम रहता है। अब होली का त्योहार आ रहा है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारा सामान लाना है, लेकिन तुम्हें ऑफिस ऑफिस मैडम मैडम बस यही लगा रहता है। तो क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? तुम्हें मालूम है ना कि कितने मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे थे हम दोनों। घर वालों के खिलाफ जाकर हम दोनों ने शादी करी है, और अनजान शहर में अपना नया आशियाना बनाना, जॉब करना, घर चलाना आसान नहीं होता। अब कहीं तो तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एडजस्ट तो कर ही रही हूँ ना अनमोल। खैर छोड़ो, एडजस्ट करने का ना कोई मतलब नहीं बनता। अनमोल नेहा को गले लगाता है और उसे प्यार से किस करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा अकेले ही होली की तैयारियों में लगी थी और एक दिन अकेले ही मार्केट होलिका को सामान लेने के लिए चली जाती है। तभी वहां उसे उसकी फ्रेंड सपना अपने पति विकास के साथ मिल जाती है और उससे कहती है, अरे नेहा, तू यहाँ अकेले मार्केट में शॉपिंग कर रही? तेरा हस्बैंड नहीं आया क्या तेरे साथ? अरे नहीं सपना, असल बात ये है ना कि उनको ऑफिस में बहुत सारा काम है और उन्हें कोई ऑफ नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि जो छोटे मोटे काम है वो मैं अकेले भी तो कर सकती हूँ ना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पति को ही देख ले, इनके ऑफिस में भी बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी मैंने इनकी छुट्टी करवा ही ली, और मेरे आगे ना इनकी तो बिल्कुल नहीं चलती। ये तो बहुत अच्छी बात है सपना कि तेरा पति तेरे साथ है और साथ आ भी गए, लेकिन इनको ना सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, इस वजह से वो ऑफिस चले गए, वरना वो कभी मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। ये हस्बैंड लोग ना सारा दिन तो काम में बिजी रहते हैं, अगर किसी फेस्टिवल के समय में भी अपनी पत्नी को समय ना दे पाए तो क्या फायदा? ऐसे तो लड़ाई झगड़ा हो गई ना घर में। खैर अब ये सब बातें छोड़, और मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो मैं जरा शॉपिंग कर लेती हूँ। तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। बेचारी नेहा उदास होकर अपने घर आ जाती है। ऐसे ही रात को जब अनमोल घर आता है तो वो देखता है कि नेहा उसका इंतजार करते करते सो जाती है। अनमोल उसे बिना जगाए खुद ही खाना लेकर खा लेता है और ऐसे ही अगली सुबह अनमोल नेहा से कहता है, नेहा, इस बार की होली ना बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मेरी बॉस समिति का भी हमारे साथ होली में शामिल होना चाहती है। अनमोल, तुम अपनी मैडम को बोलो ना कि ऑनर है तो ऑनर की तरीके से रहो, ना किसी एम्प्लॉय की फैमिली में घुसने की क्या जरूरत है उन्हें। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? ऑफिस में रितिका मैम और मैं बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बाकी वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं, और हो सके तो जल्दी मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। प्रमोशन हो रहा है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनमोल खुद को एक बार मेरी जगह रख के देखो, मुझे कैसा फील होता है। बाकी तुम्हारी मैम यहाँ आ रही है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनमोल अपनी बॉस रितिका को छोटी होली वाले दिन घर ले आता है। नेहा रितिका को बहुत अच्छे से स्वागत करती है, उसे बहुत अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर खिलाती है। थोड़ी देर बाद रितिका अनमोल से कहती है, अनमोल, मुझे ना शाम को वॉक करने की आदत है, तो क्या तुम मुझे अपने आसपास के किसी अच्छे पार्क में ले चलोगे? हाँ क्यों नहीं नेहा, बस हम दोनों अभी आधे घंटे में आ जाएंगे। और हाँ, खाना मत बनाना, हम दोनों बाहर से खा लेंगे आज। कल होली है, सारा दिन तो घर में रहना है। इतना बोलकर अनमोल रितिका के साथ निकल जाता है। नेहा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए खुद से कहती है,
छुट्टी वाले दिन भी रितिका ने मेरी जगह ले ली। बॉस नहीं बल्कि सौतन हो गई। होली वाले दिन लोगों के घर में खुशियाँ आती है, मेरे घर में तो सौतन आई है। मेरे पति को जरा भी ख्याल नहीं है कि मुझे उनका समय चाहिए, और वो है कि बस ऑफिस 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 के काम में और अपनी बॉस रितिका में बिजी रहते। वो भूल गए कि उनकी लाइफ में कोई नेहा भी है। खैर, अब ऐसा लग रहा है कि माँ बाप के खिलाफ जाकर मुझे ऐसे ही शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर अकेले ही जीवन काटना था तो मैंने क्यों अनमोल का हाथ थामा। रितिका और अनमोल को आने में काफी देर हो जाती है। वो दोनों रात का खाना बाहर ही खा लेते हैं। नेहा उन दोनों का खाना बनाकर काफी देर से इंतजार कर रही थी। जब दोनों घर आते हैं तब नेहा अनमोल से कहती है, अनमोल, रात के 11 बजे, ये कोई आने का समय है क्या? आज तो तुम्हारा कोई भी वर्किंग डे नहीं था, आज तुम्हारी छुट्टी थी। और छुट्टी वाले दिन में तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा घर में कोई इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए खाना बनाता है, हर वक्त दरवाजे पर तुम्हारी राह तकता है, तुम्हारे लेट आने पर तुम्हें बार बार कॉल करता है, और जब तुम्हें फोन नहीं लगता उसका जी बहुत ज्यादा घबराने लगता है, उसे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, क्योंकि तुम उस समय खुद को उस इंसान की जगह रखकर वो चीज महसूस नहीं कर रहे हो जो वो सारा दिन घर में रहने पर महसूस करता है। तुम्हें क्या हो गया है नेहा? फिर से शुरू हो गई हो तुम। शायद मेरा समझाना तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। तुम्हें याद है, ये हमारी पहली होली है। आज छोटी होली वाले दिन भी तुम्हारी छुट्टी है, और इस दिन भी कहीं ना कहीं तुमने अपने पर्सनल समय में थोड़ी बहुत प्रोफेशनल चीजों को ऐड कर ही दिया। तुम अपनी बॉस के साथ बाहर थे, यहाँ तक कि तुम्हें आने में भी रात के 11 बज गए, और जाहिर सी बात है तुम खाना खाकर ही आए होगे, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना। खुद को एक बार मेरी जगह रख के देखो, बस एक बार मेरा इंतजार करके देखो मेरी ही तरह, तब जाकर पता चलेगा कि कैसा फील होता है मुझे। देखो, मेरी ना बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे समझ नहीं सकती हो तो बहस भी मत करो। अनमोल, नेहा जो कह रही है उस बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं एक औरत हूँ और मैं उसकी बात को अच्छे से समझ रही हूँ। नेहा तुम्हारी पत्नी है और कहीं ना कहीं मैं एक औरत हूँ, और इस वजह से उसे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं ही भूल गई थी कि तुम शादीशुदा हो और मैं एक मैरिड आदमी के साथ हूँ, और उसके साथ फ्रेंडली होना ज्यादा ठीक नहीं है। उस इंसान के पास काम के बाद उसकी पत्नी है, जिसे समय देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेहा, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। बाकी तुम चिंता मत करो, आगे से ना मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कल होली है, अच्छे से एंजॉय करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरी कंपनी में आ जाओ, साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ मैं होली मनाने आई थी, सौतन बनने नहीं आई हूँ। रितिका और नेहा की बातें सुनने के बाद अनमोल को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है, और वो नेहा से माफी मांगता है। इसके बाद वो तीनों अगले दिन हंसी खुशी एक साथ मिलकर होली मनाते हैं। सुबह का समय था और अशोक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी आरती हाथों में चाय लिए अशोक के पास जाती है और उसे चाय देते हुए उसे बोलती है, अशोक जी, आपकी चाय। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह तुम मुझे अपना ये मनहूस और गंदा सा चेहरा मत दिखाया करो। मुझे माफ करना अशोक जी, पर मैं तो आपके लिए बस चाय लेकर आई थी। लगता है जिस तरह से मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, ठीक उसी तरह से तुम्हें मेरी रोज सुबह खरी खोटी सुनने की आदत है। जैसे तुम्हारी शक्ल गंदी है, वैसे ही तुम गरीब घर से हो, उसी तरह से तुमने मेरी जिंदगी भी अपनी तरह फर्नीचर बना दी है। शादी को 10 साल होने को आए हैं और अब तक तुम्हारी गोद नहीं भरी। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरे सभी दोस्त बाप बन चुके हैं। वो हर हफ्ते हर महीने अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, और जब मेरे दोस्त मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछते हैं तो मुझे सिर झुकाकर बोलना पड़ता है कि मेरी बीवी बांझ है। अशोक की ये बात सुनकर आरती की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं, लेकिन अशोक की ये बातें अशोक की माँ कुंती सुन लेती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर अशोक से बोलती है, अशोक, कैसा पति है तू, अपनी बीवी को बांझ बोल रहा है? अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए आरती पर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तेरे साथ है। तू तो जानता है ना कि डॉक्टर ने आरती का पूरा चेकअप किया है, उसमें कोई कमी नहीं। पर जब चेकअप करवाने की बात तेरी आती है तो तू तो हमेशा ही मना कर देता है। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इस गरीब लड़की ने आप पर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है जो आप हमेशा मेरी इस गरीब बीवी की साइड लेती रहती हो। क्योंकि बेटा, गलत तेरी बीवी रही, गलत तो तू है। और वैसे भी आरती को तेरे पिताजी ने बहू नहीं बेटी बनाकर लाए थे। क्या हुआ अगर आरती गरीब परिवार से है तो? उसका दिल तो बहुत अमीर है। कुंती आज एक बार फिर आरती की साइड लेने लगती है। ये सब देखकर अशोक को बहुत गुस्सा आता है
और वह चाय का कप नीचे गिराकर गुस्से से घर से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अशोक ऑफिस से घर आ रहा होता है तो एक बहुत ही सुंदर और अमीर घर की लड़की रोड पर खड़ी होती है और अशोक को आता देख उससे लिफ्ट मांगती है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा नाम निशा है और मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। मेरा घर यहीं पास में है, तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं वहीं से जा रहा हूँ, आप बैठ जाइए। अब निशा अशोक के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाती है। अशोक उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी निशा उसे रोकते हुए उससे बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मैं समय पे घर आ पाई हूँ। मुझे अपने घर की बहुत टेंशन होती है, मैं अकेली हूँ ना, और आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपको ऐसे घर जाने नहीं दूंगी। आइए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। आज नहीं फिर कभी, दरअसल अभी मुझे घर जाना है। अरे घर ही तो जाना है, चले जाना आराम से, कौन सा भागा जा रहा है आपका घर। निशा के काफी फोर्स करने पर अशोक उसके साथ उसके घर चला जाता है। अब निशा उसके लिए कॉफी बनाती है और उसके करीब आने लगती है। अशोक को भी निशा पसंद आ जाती है और अशोक निशा से बोलता है, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके साथ कोई नहीं रहता क्या? दरअसल ये सब कुछ मेरा और मेरे पति का है। हम दोनों ने बहुत ही मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया था। एक बार की बात है, मैं और मेरे पति बाहर घूमने के लिए गए थे और हमारा वहाँ पर कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। तभी से बहुत अकेली हूँ, ना कोई औलाद है। अब बस तलाश है तो किसी अपने की जो मेरा हमसफर बन सके और मेरा साथ निभाए। निशा की ये बात सुनकर अशोक सोच में पड़ जाता है और वो खुद से बोलता है, इसे भी एक जीवन साथी की तलाश है और मुझे भी एक जीवन साथी ही चाहिए जो अमीर हो और मुझे औलाद का सुख दे सके। आखिर गरीब आरती में है ही क्या जो मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, और माँ भी उसी के पक्ष में रहती है। आखिर मेरी खुद की जिंदगी है, मैं किसी के साथ भी रहूं। इतना सोचकर अशोक निशा से बोलता है, आपकी और मेरी जिंदगी एक जैसी ही है, फर्क बस इतना ही है कि आपके पति आपके साथ नहीं रहे और मेरी गरीब पत्नी मेरा साया नहीं छोड़ती। न जाने उसने मेरी माँ पर क्या जादू कर रखा है, मेरी माँ बस उसी के गुण गाती है। मेरी शादी को 10 साल होने को आ चुके हैं और आज तक उसने मुझे कोई सुख नहीं दिया, यहाँ तक कि बाप बनने का भी नहीं। मैं बस अब अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मुझे सारी खुशियाँ दे सके। इस तरह से अशोक और निशा काफी देर तक बात करते हैं। कुछ देर बाद अशोक घर के लिए चला जाता है। अगली सुबह अशोक फिर से निशा के घर आ जाता है और उसे पिकअप कर लेता है। ये सिलसिला कुछ उसी तरह से शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब शादी करने का फैसला ले लेते हैं। और एक दिन वो उससे शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। निशा को देखकर कुंती हैरान हो जाती है और अपने बेटे से बोलती है, अशोक बेटा, ये तो अपने साथ किसे लाया है? कौन है ये लड़की? माँ, ये लड़की आपकी बहू और आरती की अमीर सौतन है, तो मेरी गरीब बीवी आकर अपनी अमीर सौतन की आरती उतारो। ये सुनते ही कुंती अशोक को एक थप्पड़ लगाती है और उससे बोलती है, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तेरे पहले से ही एक बीवी है और तूने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं पूछती हूँ क्यों? माँ, आपको ये थप्पड़ मुझे नहीं आरती को लगाना चाहिए था और उसे घर से बाहर निकालना चाहिए था। जो मैंने काम किया है वो काम आपको कई साल पहले कर देना चाहिए था। औरों के घर में मैंने देखा है, जब औरत बच्चा नहीं दे पाती तो लड़के की माँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवाती है, पर आप तो चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूं। इसीलिए अब मुझे आपके साथ और अपनी इस गरीब बीवी के साथ नहीं रहना। मैं जा रहा हूँ निशा के साथ उसके घर में उसके साथ रहने। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। पहले से ही मेरे सर पर बांझ का धब्बा है, अब मुझ पर और कलंक मत लगाइए। अगर आप मेरी अमीर सौतन के साथ चले गए तो समाज मुझे क्या कहेगा? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। अब इस घर में तुम दोनों सास बहू ही रहो। इस तरह से अशोक निशा को लेकर चला जाता है और निशा के साथ रहने लगता है। देखते ही देखते निशा के साथ रहकर अशोक निशा के काम को भी संभाल लेता है। लेकिन उनकी शादी को 5 साल हो जाते हैं और अब तक निशा को कोई औलाद नहीं होती। जिसके बाद एक दिन निशा अशोक से बोलती है, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती थी, कमी तुम्हारी गरीब बीवी में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। वो तो माँ बन सकती है लेकिन तुम बाप नहीं बन सकते कभी। निशा की कड़वी बातें सुनकर अशोक को गुस्सा आ जाता है और वह निशा को एक थप्पड़ लगाते हुए उससे बोलता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? कमी मुझ में नहीं तुझ में है। मैंने जिस लालच से तुझसे शादी करी, मुझे वो चीज नहीं मिली। तू भी मेरी उस गरीब बीवी की तरह ही निकली। अशोक की बात सुनकर निशा उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है और उसके कुछ टेस्ट करवाती है। टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि कमी निशा में नहीं बल्कि अशोक में है। अशोक कभी बाप नहीं बन सकता। जब ये बात अशोक को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा के साथ आरती के पास जाता है, जहाँ वो सबसे माफी मांगते हुए उनसे बोलता है, माँ, आरती, निशा, आप सब सही थे। गलत था तो सिर्फ और सिर्फ मैं। मेरी वजह से 2 लोगों की जिंदगी खराब हो गई। मैंने अपनी एक बीवी को गरीब बीवी और दूसरी बीवी को अमीर सौतन का नाम दे दिया। तुम दोनों को मैंने बांझ कहा, जबकि सारी कमी तो मुझ में है। अपने इस निठल्ले निकम्मे पति को माफ कर देना। मैं तुम दोनों को कभी भी औलाद का सुख नहीं दे सकता। आप हमसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो दर्द मैं पिछले 15 सालों से महसूस कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। इस तरह से वो सभी लोग अशोक को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अशोक, आरती, निशा सब एक साथ रहते हैं और बाद में वो एक बच्ची भी अडॉप्ट कर लेते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी में औलाद की कमी को पूरे करते हैं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसके पास एक गाय थी। राहुल ने गांव की सारी जमीन और घर सब कुछ बेच दिया था। अब वो शहर में जाकर रहने वाला था, पर उसकी एक गाय थी जो बिक नहीं रही थी, क्योंकि उसकी गाय ना तो माँ बन सकती थी और ना ही अच्छा और सही दूध दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन राहुल के घर पर उसका दोस्त राजू आता है और उसकी नजर राहुल की गाय पर पड़ती है। अरे राहुल, तू तो यहाँ से सब कुछ बेचकर शहर जा रहा है, पर तूने अब तक अपनी गाय नहीं बेची। राजू, मेरी गाय कोई लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि ना तो मेरी गाय सही से दूध देती है और ना ही माँ बन सकती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसे अकेला कहाँ छोड़कर जाऊं। अगर ऐसा है तो तू ये गाय मुझे दे दे। पर तू ऐसी गाय को लेकर क्या करेगा जो ना माँ बन सकती है और ना ही सही से दूध दे सकती है? पता नहीं, पर मैं जब भी तेरे घर आता हूँ और तेरी गाय को देखता हूँ तो मेरा दिन अच्छा जाता है। तेरी गाय तेरे लिए अशुभ होगी, पर मेरे लिए बहुत शुभ है। मुझे तेरी गाय बहुत पसंद है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरी ये गाय तू ही रख ले। इस तरह से राहुल और राजू लेन देन की बात करके गाय का दाम लगा लेते हैं और राजू उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल भी अब गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, पर वो गाय ना तो सही से दूध दे रही थी और ना ही अब तक माँ बन सकी थी। ये देखकर राजू की बीवी सुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो राजू से बोलती है, अजी, ये आप कैसी गाय उठा कर ले आए हैं? ये गाय ना तो सही से दूध देती है और ना ही अब तक ही गर्भवती हो सकी है। अरे ऐसी गाय पालने का क्या मतलब बताइए? सुमन, इस गाय से भले ही तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता, पर जब मैं इस गाय को देखता हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। न जाने क्यों मुझे इस गाय से बहुत प्यार है। क्या आपको इस गाय से प्यार है, मुझसे नहीं? ऐसा नहीं है, पर मैं इस गाय को अपनी औलाद की तरह प्यार करता हूँ। देखो जी, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपको इस गाय से कितना प्यार है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि इस गाय के पीछे हमारी काफी मेहनत और पैसा जाता है, पर फिर भी हमें इस गाय से कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए आप मेरी बात मानो, इस गाय को बेच दो। हम वैसे भी बहुत गरीब हैं और इस गाय को रखने से हम और गरीब हो रहे हैं। सुमन, तुम कुछ भी कहो, पर मैं अपनी गाय नहीं बेचने वाला। इस तरह से राजू अपनी गाय को चराने के लिए ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सुमन इस गाय से परेशान होने लगती है। साथ ही साथ अब राजू के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो सही से अपना घर चला सके और इन्हीं सब से परेशान होकर एक दिन सुमन राजू से बोलती है, देखो जी, मैं एक अच्छे घर से थी, पर जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं इस गाय की वजह से गरीबी झेले जा रही हूँ। अब आपके पास एक ही रास्ता है, या तो ये गाय यहाँ रहेगी या फिर मैं। तो मेरा भी फैसला सुन लो सुमन, मैं अपनी गाय को कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। राजू की गरीबी देखकर अब सुमन भी उसका साथ छोड़ देती है और घर छोड़कर चली जाती है। सुमन के जाने के बाद राजू अकेले ही घर और अपनी गाय दोनों को संभालता है
और जैसे तैसे अपनी गाय के साथ अपनी जिंदगी की गुजर बसर करने लगता है। लेकिन तभी गांव में एक तांत्रिक बाबा आता है जो घर घर जाकर लोगों को उनका भविष्य बताता है और पैसे लेता है। और इस तरह से वो तांत्रिक बाबा राजू के घर भी जाता है और राजू से बोलता है, बच्चे, मैं केवल 50 रुपए में तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। अगर तुम्हें अपना भविष्य बेहतर करना है तो मुझसे अपना भविष्य जानो। बाबा मुझे माफ करना, पर मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। इस तरह से राजू तांत्रिक बाबा को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन तांत्रिक बाबा को राजू की बात पसंद नहीं आती और वह सभी गांव वालों को राजू और उसकी गाय के खिलाफ भड़का देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर राजू को और उसकी गाय के साथ गांव से उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। अब बेचारा राजू अपने गाय के साथ दर दर की ठोकरें खाता है और रात को एक जंगल में जाकर आराम करता है। तभी उसकी गाय गोबर करती है और वह गोबर सोने में बदल जाता है। ये देखकर राजू बहुत हैरान होता है और अपनी गाय से बोलता है, अरे ये क्या मेरी प्यारी गाय, आज तुमने मुझे सोने का गोबर दिया? ये चमत्कार कैसे हो सकता है? राजू को विश्वास नहीं होता, लेकिन सुबह होते ही राजू सोने का गोबर बेच देता है और उनसे मिले पैसों से गांव के बाहर एक छोटा सा घर खरीदता है और अपनी गाय के साथ रहने लगता है। अब राजू की गाय उसे हमेशा सोने का गोबर देती है और राजू उन्हें बेचकर धीरे धीरे अमीर बन जाता है। एक दिन राजू अपनी जादुई गाय से बात कर रहा होता है कि तभी जादुई गाय राजू से बोलती है, राजू, मैं एक जादुई गाय हूँ, पर मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। मैं तो बस जिसके साथ रहती हूँ उन पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरा कितना लंबा समय तक साथ दे सकता है। परंतु इतनी मुसीबत आने के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी जादुई गाय, मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम मुझसे बात कर रही हो, परंतु मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे तुम्हारी जादुई शक्तियों से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारे ही साथ रहूंगा। इस तरह से राजू आजीवन अपनी जादुई गाय के साथ रहता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ महीनों बाद सुमन को जब राजू के बारे में पता चलता है तो वो भी राजू के पास आकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए। एक पत्नी हमेशा अपने पति के सुख और दुख में साथ रहती है, परंतु जब मैंने आपकी गरीबी देखी तो मैं आपका साथ छोड़कर जाने लगी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे उसी तरह से खुद से दूर कर दिया था जिस तरह से मैंने आपको खुद से दूर कर दिया था। सुमन, मेरी गरीबी देखकर तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। ये कैसा पत्नी धर्म था तुम्हारा। आज मैं अमीर हूँ इसीलिए तुम्हें मेरी याद आई और तुम यहाँ वापस आ गई और अब मेरे सामने झूठी कहानी बना रही हो। मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं रख सकता, इसीलिए तुम अपने माँ बाप के पास वापस जा सकती हो। नहीं, ऐसा मत कहो। कभी भी एक लड़की अपने माँ बाप के साथ आजीवन नहीं रह सकती और मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। राजू, तुम्हारी पत्नी के आंसू झूठे नहीं हैं, उसे सच में अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तुम इसे माफ कर दो। सुमन एक साधारण गाय को इंसान की तरह बात करता हुआ देख हैरान हो जाती है, जिसके बाद राजू सुमन से बोलता है, हाँ सुमन, हमारी गाय जादुई थी। ये तो बस हमारी परीक्षा ले रही थी और देख रही थी कि हम इसका कब तक साथ निभाएंगे। पर तुम्हें तो इस गाय से नफरत थी और मेरी गरीबी से भी, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई। परंतु आज मैं अपनी जादुई गाय के कहने पर ही तुम्हें माफ कर रहा हूँ। पर याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या किसी भी प्रकार का कोई लालच किया तो मैं फिर तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। अब जादुई गाय के कहने पर राजू अपनी बीवी को माफ कर देता है, जिसके बाद राजू अपनी जादुई गाय और बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।